नमस्ते। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो भाग 1 था संविधान का संघ एवं इसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो नागरिकता चैप्टर है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 2 के अंदर है और अनुच्छेद 5 से 11 तक अंदर है, 11 के अंदर है। तो आज हम इसे फुल्ली डिस्कस करेंगे कि नागरिकता भारत में कैसे मिलती है और कैसे छीनी जाती है, इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहले भारत का मूल निवासी, देखो सबसे पहले ये बता दूं कि भारत के जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बनाया गया है आज की दृष्टि से। ये जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दृष्टि से भारत में नागरिकता के कानून बनाए गए हैं। अभी बाद में एक अधिनियम आया था, वो जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं संविधान में क्या है। देखो, संविधान के भाग अनुच्छेद 5 के अंदर है कि भारत का मूल निवासी कौन होगा। भारत का मूल निवासी बनने के लिए उसको अनुच्छेद 5 के अनुसार 3 शर्तें यदि वो पूरी करता है। कौन कौन सी? उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। जो बच्चा, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ नागरिकता भारत की, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार मेरे माता या पिता का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। वो उस समय की बात है जब पाकिस्तान में लोग चले गए थे, वो वापस आना चाहते हैं उस टाइम की। या तीसरी जो इसमें कंडीशन थी वो ये है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व, यानी कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 निकाल देंगे तो 1945, यानी जो व्यक्ति 26 जनवरी 1945 से भारत में रह रहा है, लगभग 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष से रह रहा है, तो उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 6 के अंदर। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। अब इसमें 2 कंडीशन है। पहला, 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 से बाद। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि लोग जो थे भारत से बाहर चले गए थे, ठीक है, भारत से बाहर मतलब पाकिस्तान में चले गए थे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले गए थे, अब वो वापस आने लगे हैं, तो उन्हें एक परमिट दिया जाता था, ठीक है। जब वो भारत में आ रहे हैं तो सीमा पर ऑफिसर्स को बैठा दिया गया। अब उनको एक परमिट रसीद बना के दे दी गई कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश कर रहे हो, तो इन लोगों को 6 महीने तक भारत में रहना पड़ता था, उसके बाद इन्हें नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है, जो गए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 7 पे। अनुच्छेद 7 जो कहता है वो कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, तो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है कोई, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो कुछ लोगों को लगा कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पे अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें वापस ये लगा नहीं, हम इंडिया में ठीक थे, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 7 में कि 1 मार्च 1947 के बाद यदि आप वापस यदि चले गए थे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अब वापस इंडिया आना चाहते हो, तो आपको 6 महीने भारत में बिताने होंगे और भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। अब देखो, 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, तो 5 से लेके 7 तक, 5, 6, 7 में ज्यादा कुछ खास नहीं है वर्तमान को देखते हुए, लेकिन अब जो आ रहे हैं, ठीक है, अभी 8 तक कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, 9, 10 और 11 आज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, 8 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति अविभाजित, भारत का मतलब पाकिस्तान और इंडिया, ये उस समय के लिए बनाया गया था सिचुएशन को देखते हुए, अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, लेकिन यदि और वो किसी दूसरे देश में रहता है, मान लो कि वो अमेरिका में रहता था उस टाइम, ठीक है, अमेरिका में रहता था, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, उसकी माँ या उसका पिता
भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखो दोबारा समझते हैं, अविभाजित भारत मतलब उस समय पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। तो उस समय यदि कोई व्यक्ति, इस देश का जो व्यक्ति है अविभाजित भारत का, किसी दूसरे देश में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। अनुच्छेद 8 के अनुसार उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है, 9, 10 और 11 आज के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान के लिए, ये पुराने थे 5 से 8 तक, ठीक है, ये इतिहास को उस समय की सिचुएशन को देख के बनाया गया था। अब देखो 9 कहता है किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता समाप्त कब होती है आपकी, कुछ रीजंस हैं कि नागरिकता आपकी समाप्त कैसे होगी। तो आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम जो देश को हानि पहुंचा सकता है, ऐसी सिचुएशन में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लो कि चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है आज, ठीक है, और हाँ कई व्यक्ति मान लो कि बोलने लग जाए पाकिस्तान के साथ हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, या पाकिस्तान को कुछ और अच्छी भारत की जो सीक्रेट न्यूज है वो देने लगे, तो उसकी भारत सरकार तत्काल प्रभाव से नागरिकता समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकती, सिर्फ नागरिकता खत्म करेगी। वो भारत में रह सकता है, उसे भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। भारत में जो भी भारत के नागरिक को जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेगी, लेकिन वो भारत में रह सकता है, पैसे भी कमा सकता है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता पर भारतीय संसद जब चाहे कानून बना सकती है वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो मतलब अनुच्छेद 11 में कह दिया गया कि नागरिकता सिर्फ भारतीय संसद कानून बना सकती है। ये था हमारे भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं भारत में वर्तमान में नागरिकता के लिए कौन सा अधिनियम है। अभी हम देखते हैं वर्तमान में नागरिकता कैसे मिलती है। तो सबसे पहले एक चीज हमें जानना जरूरी है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे देश में एक देश एक नागरिक, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई राजस्थान में रहता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसे राजस्थान की भी नागरिकता मिलेगी और भारत की भी नागरिकता मिलेगी। वो राजस्थान का निवासी है और भारत का क्या है, नागरिक है। तो मतलब वो जिस राज्य में रह रहा है वहां का निवासी होगा और देश का क्या होगा, नागरिक होगा। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो पहले 2 नागरिकता का प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए, जो धारा 370 हटने के बाद और 35A खत्म होने के बाद ये प्रावधान खत्म हो गया। इसको आगे समझेंगे क्या था इसमें, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले नागरिकता देने के लिए भारत में आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 आया था। इसमें 5 शर्तों को रखा गया था और अभी भी ये शर्तें ही चलती हैं, इनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाता है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जन्म से, यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो नागरिक बन सकता है भारत में। ये 1955 में था। ये मतलब कि जैसे मान लो कि कोई महिला बाहर से भारत में आती है घूमने के लिए या कोई जरूरी काम करने के लिए, तो उसको यदि वहां पे भारत में बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे वो 5 दिन के लिए है 2 दिन के लिए है, यदि उसे बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भारत का नागरिक बनेगा। ये किसमें लिखा हुआ है, भारतीय, पहले लिखा हुआ था 1955 में, फिर इसे संशोधन किया गया 1986 में और कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अभी जन्म से यदि किसी को नागरिकता चाहिए तो उसका जन्म भारत में होता है और माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि एक भी है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा आता है वंश के आधार पर। वंश का मतलब है कि मतलब उसकी पीढ़ी दर, उसके पिताजी, जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, इस तरह से। तो वंश के आधार पर कैसे मिलेगी नागरिकता, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा
तो इसे क्या मिलेगी, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 के तहत ये प्रावधान किया गया था। अब आती है तीसरी, देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का मतलब है कि भारत से बाहर जो भी देश है वहां पे कोई व्यक्ति है, जैसे किसी को कला में अच्छा है, किसी भी में, संगीत में, या कोई अच्छा साइंटिस्ट है विज्ञान के क्षेत्र में, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई भी कला हो सकती है। यदि वो भारत में आना चाहता है, यदि वो भारत में आना चाहता है तो उसे 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा और उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखना, मिल सकती है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है 10 साल। 10 साल होने के बाद वो पंजीकरण दे सकता है, और वो पंजीकरण कहाँ देगा, गृह मंत्रालय में, क्योंकि नागरिकता कौन देता है, गृह मंत्रालय। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, ठीक है। देशीयकरण द्वारा कला 10 वर्ष तक वो भारत में रहता है तो उसे कला या विज्ञान देशीकरण द्वारा उसे नागरिकता दे सकते हैं। फिर आता है चौथा, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। शर्त यह है कि वो 7 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए। जिस दिन वो आया था उस दिन से लेके वो 7 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए। अब देखो 7 वर्ष तक कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति रहेगा, तो उसके पास पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, उससे पता चलेगा। पर वो लीगल रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान से भारत में आता है, अब उसका पास 2 साल का वीजा था या 1 साल का वीजा था। देखो वीजा, VISA, वीजा होता है कि जिस देश में आप आ रहे हो उस देश की एक तरह से आपको टिकट मिलती है कि आप इतने दिन के लिए भारत में रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो दिल्ली से बैठे हो और आपको जाना है जम्मू जाना है ट्रेन में, तो आप दिल्ली से बैठोगे टिकट कटा के रेलवे का और जम्मू उतर जाओगे, तो मतलब आपको जम्मू से उतने टाइम में, वो 10 घंटे ले 20 घंटे ले, आपको वहां तक का ही टिकट था, अब उतर जाओगे। एक तरह से वीजा होता है वो एक तरह का टिकट होता है, तो आप उतने दिन ही उस देश में रह सकते हो जितने दिन का वो वीजा है। तो आपको यदि कोई लेना चाहता है तो 7 वर्ष तक वो लीगल रूप से भारत में निवास किया हो, तब उसको पंजीकरण के माध्यम से वो गृह मंत्रालय में जाके पंजीकरण दे सकता है और आराम से उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा कैसे, मान लो कि कल को भारत पाकिस्तान पे हमला कर दे या चीन पे हमला करके तिब्बत देश, अब तिब्बत को वो ले भारत या पाकिस्तान को ले ले, अब वहां के लोगों को नागरिकता देनी होगी तो वो दे सकते हैं भूमि विस्तार द्वारा। इसके तहत एक राज्य है 1975 में सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। जैसे ही चीन ने क्या किया, उसको हड़पा तिब्बत को, तो उस समय इसने 1948 के अंदर उसने अटैक कर दिया था तिब्बत पे, और उस टाइम सिक्किम ने भारत में विलय होने का प्रस्ताव उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास रखा, तो भारत में इसका विलय हो गया और इस नियम के द्वारा इन्हें नागरिकता मिल गई। अब देखो परित्याग कैसे होता है, यानी त्याग कैसे होता। पहला तो स्वयं व्यक्ति अपना परित्याग कर दे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो क्या कर दे, परित्याग कर दे। लेकिन मान लो कि अब जैसे मान लो कि कोई है वो उसने परित्याग कर दिया कि भारत की नागरिकता वो छोड़ रहा है, अब उसके मान लो कोई बेटा बेटी कोई है, अब वो चाहता है कि मैं भारत में वापस रहना चाहूँ, तो उसका नाबालिग मतलब 18 साल का होना जरूरी है और वो भारत में आके गृह मंत्रालय को फॉर्म भर के दे सकता है, उसे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे देश की यदि कोई नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक छीन ली जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है छीनने के द्वारा। जो हमने पहले भी चर्चा की है कि कैसे कि दूसरे देश की गतिविधियों में या भारत विरोधी गतिविधियों में यदि आप शामिल होते हो तो देश की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है। तो ये था नागरिकता का पूरा चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे मूल अधिकार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।